धनंजय सर, मैं आपके पास सबसे पहले इसलिए आ जाता हूँ कि मामला बिहार से लेकर के और दिल्ली तक गर्म हुआ है। लगातार इसको लेकर के बिहार में भी उथल-पुथल है और दिल्ली से तो खैर जो चीज़ अभी एक आपने छोटी-सी वानगी देखी ही थी। सर, जेडीयू में वाक़ई विवाद कुछ है या फिर ये सब वो सुपारी चल रही है, सुपारी वाला विवाद चल रहा है? ये सुपारी नहीं चल रही है, ये तमाचा चल रहा है। अभी जो आपने वीडियो दिखाया, वो नहीं लगा तमाचा है वो? लगा कि नहीं लगा? वो तमाचा है मीडिया पे भी और मीडिया के जो आका बने हैं उन पे भी। वो जो गिरिराज सिंह बोलते हैं, मतलब हारा हुआ विधायक, भागा हुआ नेता, ये तमाम जो हैं वो बीजेपी की तरफ से बयान देते रहते हैं, जिसको कोई कहीं जगह नहीं है। गिरिराज सिंह जो है ये लगातार खबरें चलाते हैं और ये एबीपी न्यूज़ फलाना फलाना जितने चैनल हैं, जितने प्रिंट मीडिया के लोग हैं, वो गॉसिप चलाते रहते हैं। पॉलिटिक्स गॉसिप नहीं है, देश को आपने गॉसिप बना दिया है। सारी गॉसिप चल रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे गॉसिप चल रही है, मीडिया में गॉसिप चल रहा है, संसद में गॉसिप चलाने लगते हैं आप, सड़कों पे गॉसिप चला रहे हैं। गॉसिप नहीं है, ये देश बड़ी संघर्ष के बाद मिला था, किसी ने गिफ्ट नहीं किया था। और जिस तरह से आप ले आए हैं, झूठ फैला करके जीत लिया है, और आप अभी लोग कह रहे हैं ईवीएम से सेट हो जाता है और पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे नहीं मालूम सेट होता है कि नहीं होता है, वो कांग्रेस के नेता समझे। लेकिन आपने पूरे देश को हाईजैक किया हुआ, मीडिया उसका एक जो है बिंब है। मीडिया को, भारत के मीडिया को देख करके समझा जा सकता है कि यहाँ लोकतंत्र कैसा है। यहाँ लोकतंत्र के शिखर पे जो बैठे हुए व्यक्ति प्रधानमंत्री बन के या कुछ और बन के बैठे, वो कैसे विचार के हैं, वो सब दिखाई पड़ता। कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जैसे है ना कि माँ खाना बनाती है तो एक दो दाना चावल का उठाती है बर्तन में से और पता लग जाता है पक गया है। वैसे ही आप मीडिया को यहाँ उठाइए, उसे समझ में आएगा देश में कैसा लोकतंत्र चल रहा है, देश में क्या विमर्श चल रहा है और देश को समझने का क्या जो है पैमाना है। नीतीश कुमार पिछले 18 साल से खेल खेल रहे हैं, समझ गए। और मैं नीतीश कुमार को इस मामले में, हालांकि नीतीश कुमार को सब लोग तरह तरह से मीडिया में तो बोलते ही हैं, नेता भी कई दफा बोलते हैं कि नीतीश कुमार अवसरवादी हैं, नीतीश कुमार पलटू हैं, पता नहीं किस तरफ चले जाएं, नीतीश कुमार क्या कर देंगे। लेकिन मैं नीतीश कुमार को जानता हूं कि वो जो एक राजनीति में बहुत जरूरी चीज होती है, प्रेशर टैक्टिस। जिस राजनेता को प्रेशर टैक्टिस नहीं आता है वो राजनीति ही नहीं कर सकता है, वो राजनीति का विद्यार्थी भी नहीं है। राजनीति में दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, मैं कहाँ हूं। मैं हूं तब मेरा विचार है, और विचार को स्थापित करने के लिए मैं ट्रिक अपनाऊंगा। यही राजनीति है। ये कहाँ से राजनीति पढ़ के आते हैं लोग, वो मुझे नहीं पता। तो पिछले 18 साल से 2005 से ये राजनीति चल रही है, और 2005 से नीतीश कुमार तय करते हैं कि विपक्ष में कौन बैठेगा। एक तो लोकतंत्र में है कि जनता तय करती है, जनता विपक्ष में, नीतीश कुमार एक अलग तंत्र चलाते हैं। हालांकि मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ, लेकिन वो चलाते हैं कि भैया हम जीत करके आए गठबंधन में बीजेपी के साथ, सरकार बना लेंगे आरजेडी के साथ। हम जीत करके आए आरजेडी के साथ, सरकार बना लेंगे बीजेपी के साथ। कोई दूसरा उदाहरण दीजिए, कोई है, कोई याद आता है? मीनू जी भी है, दिलीप भाई भी हैं, और भी लोग होंगे। कहीं कोई उदाहरण है ऐसा कि विपक्ष कोई और था, उसको सत्ता पक्ष में बिठा लिया, सत्ता पक्ष के आदमी को उठा करके विपक्ष में बिठा दिया? दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। ये क्यों है? और बावजूद इसके लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को हमने बना दिया। कोई किसी को राजनीति में बनाता नहीं है। राजनीति में हर कोई बनने का प्रयास करता है। अब आपकी दाल नहीं गली तो बोल दीजिए अंगूर खट्टे हैं, दाल में काला है। ये सब मुहावरे बने इसी दिन के लिए तो बने हैं। और बीजेपी का जो चरित्र है, वो एक और कहावत है ना, मुंह में राम बगल में छुरी। ये छुरी लेके चलते हैं, राम राम करेंगे आपसे, राम 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 प्रकाश भाई, और पीछे से कुछ काट देंगे आपका। ये इनका चरित्र है। यही गांधी के साथ हुआ, यही और लोगों के साथ हुआ। नीतीश कुमार के साथ भी लगातार करने का प्रयास करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार अपने दम पे नेता बने। और नीतीश कुमार को कई लोग इसलिए भी कहते हैं कि आप बीजेपी के नेताओं की तारीफ करते हैं। अरे तो दुश्मन थोड़े हैं, बीजेपी मानती है दुश्मन है सब। बीजेपी मानती है, बीजेपी के मौजूदा बीजेपी के नेता मानते हैं कि नेहरू देश के दुश्मन थे, कांग्रेस देश की गद्दार पार्टी है। ये मौजूदा, क्या अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा मानते थे? वो तो तारीफ करते थे नेहरू की। क्या नेहरू ऐसा मानते थे कि बीजेपी में लोग हैं वो सब गद्दार हैं, देशद्रोही हैं? उन्होंने तो कहा था कि आप एक दिन प्रधानमंत्री बनोगे देश का। नहीं बोलना चाहिए था, वो तो जनसंघ में थे वाजपेयी जी। ये अलग अजीब तरीके का नैरेटिव हमारे देश का मीडिया और हमारे देश के बुद्धिजीवी पत्रकार चला रहे हैं।
और मैं बताऊं कि मैं मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि हमारे आसपास जो बुद्धिजीवियों का एक समाज बना हुआ था कि बुद्धिजीवी मतलब विशेष सोचते हैं, वो धुल गया। समझ में आ गया कि ये सामंतवादी और सांप्रदायिक सोच वाले ज्यादातर ये बुद्धिजीवी है। इनकी बुद्धि जो है बुद्धिजीवी नहीं है, ये खुद अवसरजीवी है। अभी बीजेपी सरकार की तारीफ करना है, उनको लग रहा है कि हमारी सरकार आ गई। आप कोई अखबार उठा के देख लीजिए, एक अखबार था जिसको जनसत्ता कहते हैं, इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है, उस समय जो है वो इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा हुआ था, लेकिन गॉसिप नहीं चलाता था वो अखबार, वो हकीकत चलाता था। आज अखबार या मीडिया चैनल आपको हकीकत ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग न्यूज में काम कर रहे हैं, मीनू जी भी हर जगह रहती हैं और दिलीप भाई भी रहते हैं। आपको सच क्या है जानने के लिए 25 चीजें देखनी पड़ती है कि सही क्या है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कोई भी अखबार उठाइए, कोई भी देखिए, उसमें पता चल जाता था कि मतलब दूरदर्शन से पता चल जाता था कि खबर क्या है। आप उसका विश्लेषण अपने तरीके से कीजिए। आज दूरदर्शन तो छोड़ दीजिए, कोई देखता नहीं है, मतलब किसी चैनल पे जाकर के आप नहीं पता कर सकते कि सही क्या चल रहा है। कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये भी आ सकता है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। ये भी आ सकता है कि मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि अब अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनेंगे। वो हम लोग क्या होली में आता था, होली के दिन खास करके छपता था अखबार, उसमें हेडलाइन में छपता था कुछ उठपटांग और उससे नीचे लिखा रहता था बुरा न मानो होली है। वही चल रहा है देश में, ताज्जुब है। नीतीश कुमार देखिए इंडिया गठबंधन के सूत्रधार है। इंडिया गठबंधन को उन्होंने खड़ा किया है, खड़ा किया मतलब जोड़ा है। और ये रोज चलाते रहते हैं कि इंडिया गठबंधन से नाराज हैं, उनको संयोजक नहीं बनाया गया, प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया। हालांकि मैं नीतीश कुमार से भी ये कहना चाहता हूं, अगर आपका प्रोग्राम कहीं उनका कोई आदमी सुन रहा हो, कि आप भी नैरेटिव बनाते समय ध्यान रखिए कि आपके खिलाफ क्या जा रहा है। प्रधानमंत्री आपके 4 विधायक मिलकर आपको प्रधानमंत्री नहीं बना देंगे, नहीं आपको संयोजक बना देंगे। बिहार में पटना में बैठे हुए आरजेडी के दफ्तर के 3 विधायक, वो जो है कलेक्टिव फैसला होगा। कि नीतीश कुमार को भी पता है, तो प्रधानमंत्री देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। क्यों नारे लगवाते हो भाई आप? ये नारे लगाने से प्रधानमंत्री बनता आदमी? तो हम भी नारे लगवा लेते। मीनू जी को भी बोलते कि मीनू जी मेरे लिए प्लीज बोल दीजिए, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो आपको गृह मंत्री बना दूंगा। तो ये राजनीति में ये सब नहीं होता है। और नीतीश कुमार का देखिए, नीतीश कुमार हर बार एक टारगेट तय करते हैं। मैं एक और थोड़ा सा 2 मिनट का समय लूं, बताऊं। नीतीश कुमार ने हमेशा टारगेट तय किया है। और हम लोग सिनेमा के आदमी, मैं पर्सनली सिनेमा का आदमी हूं, तो मैं बताऊं सिनेमा में पटकथा लिखते समय या कहानी बनाते समय प्लॉट पॉइंट तय होते हैं। प्लॉट पॉइंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या कहानी, कैसे कैसे कब कौन सी कहानी आएगी, कब कौन सा प्लॉट आएगा और कब कौन सा विस्तार मिलेगा। तो वैसे ही नीतीश कुमार ने पहले लिया कि भाई हमको आरजेडी को हटाना है इस प्रदेश से। आरजेडी को हटाना है तो करना क्या है, तो बोला कि हमको अपराध का राज खत्म करना है, कानून का राज लाना है। पहला उन्होंने ये किया। दूसरा उन्होंने कहा कि हमको जो है बिजली लानी है प्रदेश में, बिजली ला के दिखला दी। महिलाओं के लिए काम करना है, महिलाओं के लिए काम करके दिखला दिया। फिर कहा कि जो है हमको शिक्षा पे काम करना है, अभी वो शिक्षा पे काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा कितनी सारी वैकेंसी निकली। एजुकेशन को मजबूत करने के लिए क्या क्या वहाँ प्रयास किए जा रहे हैं। और हेल्थ पे वैसे ही काम कर रहे हैं। अभी बताया जा रहा है कि जो पीएमसीएच है, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, उसको विश्व स्तरीय अस्पताल बनाया जा रहा है, बड़ा एरिया और लिया जा रहा है। तो ये सारे कार्यक्रम वो तय करके नियोजित करके करते हैं। अभी नियोजन है कि हमको बीजेपी सरकार को दिल्ली से हटाना है, क्योंकि तो जो है कहते हैं ना कि उनको जो है आपने साथ रह करके चाकू राम राम बोल करके चाकू से उनकी पार्टी का कद छोटा किया। आरसीपी सिंह को भड़काया आपने, मांझी जी को भड़काया आपने, उपेंद्र कुशवाहा को भड़काया आपने। अब ललन सिंह पे दाव चल रहे थे, ललन सिंह नहीं भड़के। तो ये सारा बीजेपी का खेल है। बीजेपी ये चाहती है कि इंडिया गठबंधन में गलतफहमी क्रिएट हो और इंडिया गठबंधन किसी तरह कमजोर हो। आप ये गौर कीजिएगा, 2 नेता के खिलाफ मीडिया पूरा पड़ा हुआ है देश का, एक राहुल गांधी और दूसरा नीतीश कुमार। इन्हीं दोनों के खिलाफ क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि यही 2 हैं जो इनकी बुच लगाने वाले हैं, इनको सत्ता से हटाने वाले हैं। जी धनंजय सर, इस समय 2 चीजें हैं। एक तो जब नीतीश कुमार से ये सवाल पूछा जाता है
इन सब सारी चीजों को लेकर के तो कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन जब लल्लन को लेकर के सवाल पूछा जाता है तो चुपचाप किनारे निकल करके चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो पोस्टर लगे हुए हैं दिल्ली में, उन सारे में नीतीश कुमार की अकेले की फोटो लगी है, जबकि अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है पार्टी के। कहीं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो नहीं है, जबकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। तो इस समय जब अगर लल्लन सिंह जिस तरीके से कह रहे थे कि भाजपा नैरेटिव कर रही है, अगर भाजपा नैरेटिव कर रही है, लल्लन सिंह जानते ही हैं, नीतीश जी जानते ही हैं, नीतीश कुमार भाई बड़े राजनीतिक, जैसा आप पहले भी कह रहे हैं और सभी मानते हैं, उनके दांव भी बहुत आसान नहीं होते हैं। ऐसे में आखिर ये स्पेस क्रिएट करने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर ये विवादों को हवा मिल जाए, इसके लिए स्पेस बनाया ही क्यों जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी 139वां स्थापना दिवस आज मना रहा है, और कांग्रेस पार्टी में पहले परंपरा थी, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, हर साल प्रेसिडेंट बदल जाते थे। कितने प्रेसिडेंट के नाम याद है? जितने महान पत्रकार हैं उनको पूछिए तो सारे प्रेसिडेंट के नाम नहीं बता पाए। मैं तो नहीं बता पाऊंगा कितने प्रेसिडेंट कौन कौन हुए, कुछ कुछ नाम मैं बोल दूंगा, लेकिन गांधी नेता थे। तो पार्टी का प्रेसिडेंट होना और नेता होना दोनों दो चीज है। खड़गे साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन राहुल गांधी को हटा दीजिए सिनेरियो से, कहीं नहीं जाए प्रचार करने में, वो लंदन चले जाएं 2 साल के लिए पिकनिक मनाने, या 2 साल के लिए चले जाएं पढ़ाने के लिए, तो क्या होगा कांग्रेस पार्टी का? इसलिए सवाल पहले कीजिए। मोदी जी को हटा दीजिए 3 साल के लिए, फिर बोलिए जीत करके दिखाने के लिए बीजेपी को, तो मोदी जी का पोस्टर लगेगा, क्योंकि मोदी जी नेता है, अध्यक्ष कोई रहे। मोदी जी को हटा दीजिए, नड्डा जी को लगा दीजिए, बोले नड्डा जी हर जगह बड़ा फोटो रहेगा, वही जाएंगे सब जगह भाषण करने के लिए, जीत जाएंगे, बीजेपी लोग जीतेंगे। अरे ये हिमाचल भी क्या हार है? गए। एक जो नहीं क्या है ना बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये क्या है? एक हमारे लिए कुछ, आपके लिए कुछ। भाई मैं फिर से दोहरा दूं कि प्रेशर टैक्टिक्स राजनीति का अमोघ अस्त्र है। गांधी भी इस्तेमाल करते थे इसको। पूना पैक्ट याद कीजिए, अंग्रेजों के खिलाफ क्या करते थे? आमरण अनशन पर बैठ जाते थे, मैं आमरण अनशन करूंगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अक्सर कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष बन गए थे, गांधी जी ने कहा नहीं, तो फिर जो है वो इस्तीफा दे दिया। क्या था वो? प्रेशर टैक्टिक्स इसी को करते हैं कि हम अपने विचार को मनवाने के लिए, अपने विचार को करने के लिए करते हैं। तो अब दूसरी बात आती है, जो ललन सिंह की बात हुई, ललन सिंह कहीं नहीं जा रहे हैं। आप ललन सिंह एक बार बहुत पहले गए थे, आपको ये बता दो, किसी पार्टी में नहीं गए थे, पार्टी छोड़ करके हट गए थे वो कि हम नहीं है। फिर वो ललन जी वापस आ गए, और ललन सिंह किसी भी कीमत पे कहीं नहीं जाने वाले। और जो 11 विधायकों का, 15 विधायकों का चलते रहता है, वो किस्सा चलता है मेरू जी, इसलिए चलता है। वहां अगर बीजेपी की सरकार होती ना तो ये हो जाता। जैसे गुजरात में दिलीप भाई बतला रहे थे कि आम आदमी पार्टी का विधायक इस्तीफा दे दिया, उसमें चला गया, क्योंकि वहां पॉलिटिकल प्रेशर होता है, या कहिए प्रशासनिक प्रेशर होता है कि आपको इस केस में फंसा दूंगा, उस केस में फंसा दूंगा। जो देश में ईडी सीबीआई चल रहा है, वो स्टेट में भी सीआईडी है, स्टेट में भी कई सारी चीजें चलती है। और राहुल गांधी के ऊपर जो केस चल रहा है, क्या आपको लगता है सारे सही केस है? हर कोई बोल देते हैं बिना आग के धुआं कैसे होगा? धुआं बिना आग के भी होता है, धुआं क्रिएट किया जाता है। सूर्यास्त हुआ नहीं था, कृष्ण ने सूर्यास्त क्रिएट कर दिया था, और उसके बाद मारा गया अभिमन्यु को मारने वाला, जयद्रथ वध इसी को कहते हैं। तो ऐसे कई सारे आख्यान है, क्रिएटेड बहुत सारी चीजें सिनेमा में क्रिएट किया जाता है, एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। हम सिनेमा के लोग हैं, इसलिए हम जानते हैं कैसे क्रिएट किया जाता है। और जब आपके पास पूरा भांड मीडिया, गोदी मीडिया, जो मीडिया कहिए, मैं गटर मीडिया कहता हूँ, जब वो पूरा है, अब आप देख लीजिए जितने अखबार हैं, जितने मीडिया के चैनल हैं, ये सब पे गिरिराज सिंह का बयान चल रहा है। अरे गिरिराज सिंह अपनी पार्टी के बारे में बता ही नहीं सकते, कौन होगा मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री? गिरिराज सिंह ने बताया, बताना चाहिए था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री कौन बनेगा राजस्थान में, मुख्यमंत्री कौन बनेगा बिहार में। बिहार में अपनी पार्टी के बारे में बताएं वो, कि अगर हम जीत करके आते हैं तो हम फलाना मुख्यमंत्री होगा। तो ये दिक्कत क्या है इन लोगों को, कि बिहार में दिक्कत ये हुई है कि कोई बीजेपी के पास नेता नहीं है जो नीतीश कुमार के साथ खड़ा होकर के बात कर सके। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मोदी जी को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, और ये भी उनको पता है कि बिहार अगर नहीं साथ आया तो हमारा खेल खत्म है, जितना वो सर्वे करवा ले। वो सर्वे, उनको पता है कि सर्वे क्या हो रहा है। बिहार और महाराष्ट्र 2 ऐसे प्रदेश बन गए हैं जो प्रदेश उनके लिए नासूर की तरह। आपको क्या लगता है कि शिवसेना को खत्म कर दिया उन्होंने? शरद पवार खत्म हो गए? नहीं खत्म हुए। बिहार तो और मजबूत है, बिहार में बहुत मुश्किल है। वो जो गिन रहे हैं सर्वे में सीटें, वो अपने आप में बड़ा
चमत्कृत बात है। वो हमको समझ में नहीं आया कि किसको रेड दिखाया, किसको येलो दिखाया, किसको ग्रीन दिखाया, कौन हिसाब से ग्रीन दिखाते हैं, कौन हिसाब से रेड दिखा दिया। अब रामकृपाल यादव को रेड की दिखा रहा है, क्यों रामकृपाल यादव क्यों रेड है भाई? वो लोकप्रिय नेता है वहाँ का, पटना का, वो उसको रेड क्यों गिना रहे हो? कौन? चिराग पासवान तो उस हिसाब से है भी नहीं, जाति का वोट है उसके पास, तो जाति के वोट को ग्रीन दिखा रहे हो, जो वाकई नेता हो उसको रेड दिखा रहे हो। गिरिराज सिंह को बता रहा हो येलो आगे है, कहाँ से आगे हो जाएंगे? केवल अपने कास्ट के दम पे या हिंदू सांप्रदायिकता के दम पे? तो बड़ी सारे सवाल हैं। और नीतीश कुमार, बिहार में कितने सारे प्रयास हुए जनता दल यू को तोड़ने के, आज से प्रयास नहीं हो रहा है। वो प्रयास हो रहा है जब नीतीश कुमार पहली बार बीजेपी छोड़ के गए थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था 2014 का लोकसभा चुनाव, याद कीजिए, उसी समय से चल रहा। नीतीश कुमार क्यों अलग हुए थे बीजेपी से उस समय? क्योंकि अडवाणी को नहीं चेहरा बनाया गया था, मोदी जी चेहरा बन के आ गए तो भिड़ गए वो। उसके बाद फिर आइए कि फिर जब वो आरजेडी से आए, वापस लौट करके बीजेपी में आए, फिर सरकार बनाई, उसमें सुशील कुमार मोदी और वो सब साथ में थे, जो उनके प्रेम कुमार एक बड़े नेता माने जाते हैं बिहार के, कहाँ गायब? देखिए, नंदकिशोर यादव बीजेपी के बड़े नेता माने जाते थे, गायब है वो, सबको गायब कर दिया जब मोदी जी और अमित शाह आए। तो वो जाहिर है कि ये जो नेता हैं जो बड़बोले हैं, बेसिकली मूलतः बड़बोले हैं, अपनी सीट के अलावा दूसरी सीट कहीं जिता नहीं सकते भाषण देकर। मोदी जी कहें कि मैं नहीं आऊंगा भाषण देने के लिए बिहार, जीत करके दिखाएं, इसमें से एक भी सीट जीत पाएंगे? बीजेपी के बड़े बड़े नेता बन के घूम रहे हैं जो। और बिहार में आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, इन्हीं दोनों की चलती है। तीसरा कोई व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी इसलिए हैं कि वो जो है हिंदुत्व का एजेंडा लेके चल रहे हैं। चौथा कोई नेता वहां अभी नहीं खड़ा हुआ है बिहार में, समझ गए? ये जिसे आप बॉम्बे के, महाराष्ट्र की बात कीजिए तो महाराष्ट्र में कौन नेता है? महाराष्ट्र में दो नेता है, एक जो है उद्धव ठाकरे बोलते हैं, दूसरा शरद पवार बोलते हैं, तीसरा नरेंद्र मोदी है। चौथा नेता कौन है भाई? कोई नाम बताइए, मैं बताऊं कि वो नेता है। नेता तो हर कोई है, जो सफेद कुर्ता पहन लिया वो नेता हो गया, पार्टी का मेंबर बन गया, किसी पद पे बैठ गया वो नेता हो गया। लेकिन नेता का मतलब होता है कि आप विचार को ढो रहे हैं। और आप क्या सोचते हैं कि वो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया नेता है? ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद है। सांसद होने और नेता होने में, मंत्री होने में, नेता होने में अंतर होता है। नेता विचार से चलता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास क्या विचार था? कौन से विचार से चल रहे हैं? क्या लक्ष्य है उनका? तो वैसे ही बिहार में अभी भी जो विधायक कई सारे, देखिए मोदी जी ने 40 विधायकों को बदल दिया, आता है ना जब विधानसभा चुनाव हुआ कि 50 विधायक, मंत्रिमंडल पूरा बदल दिया दिलीप भाई आपके यहाँ। मुख्यमंत्री को भी नहीं पता चला कि मेरा मंत्रिमंडल बदला जा रहा है। ये दूसरे प्रदेश में होता तो अभी देखिए मीडिया में क्या हंगामा हो रहा होता। तो ये करे तो सही, वो करे तो गलत। गलत तो दोनों तरफ से होगा, चाहे नीतीश कुमार करे चाहे नरेंद्र मोदी करे। गलत है तो दोनों तरफ से गलत है भाई। आप ईडी सीबीआई लगा देते हो किसी के खिलाफ, तो क्या वो नैतिक है? क्या वो राजनीति है? वो उसको ईडी, अच्छा नीतीश कुमार के खिलाफ आप ईडी नहीं लगा पा रहे हो, सीबीआई नहीं लगा पा रहे हो, परिवारवाद का आरोप नहीं लगा पा रहे हो, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पा रहे हो, तो एक आरोप लगाया सुशील कुमार मोदी ने, क्या कहा? महिला एंकर के साथ छेड़खानी की। बताइए, महिला एंकर कह रही है कि कोई छेड़खानी नहीं की। अब इस घटिया स्तर पे आ गए। अब कोई बोलने को तो बोल सकता है कि धुआं तो तभी आया, छेड़ा होगा जरूर, कुछ कहा होगा फोन करके, ये सोचने में क्या दिक्कत है? लेकिन महिला एंकर मेरी दोस्त है, मैं जानता हूं उसको, उसके हस्बैंड मेरे दोस्त हैं, मैं उनको भी जानता हूं, हमने अपने प्रोग्राम में बुलाया। धनंजय सर, इस मामले में भी सुशील कुमार मोदी साहब है। सुशील कुमार मोदी साहब ने ही कहा है कि जो है वो ललन सिंह की लालू से बढ़ती नजदीकियां जो है भारी पड़ जाएंगी। देखिए, ललन सिंह जो हैं, सुशील कुमार मोदी जो बोल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की नजदीकियां आज नई नहीं है। दोनों एक ही खूंटे से, एक ही घर से निकल के आए हैं। वो बीजेपी गलत जगह चले गए, वो नीतीश कुमार वो समाजवादी हिस्से से आए हैं, इसीलिए उन्होंने जितना भी उनका स्टेप आप देखिए, बिहार में बीजेपी क्या स्ट्रेंथ लिया, सांप्रदायिकता उत्तर प्रदेश की तरह वहां हो पाया? बिहार में नहीं हो पाया। और नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव दोनों एक ही घर से निकले हुए, एक ही पेड़ की दो शाखाएं। अब परिस्थिति ऐसी बनी जहां नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के खिलाफ खड़ा होना पड़ा, बीजेपी का साथ लेना पड़ा। उस समय बीजेपी अलग थी, और उसके बाद जो है लालू प्रसाद यादव जी को हटाया, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी को फिर वापस लाके खड़ा कर दिया उन्होंने ही। आप याद कीजिए, 2010 के चुनाव में 22 सीटें थी,
आरजेडी के पास 22, लालू प्रसाद यादव तब ताकतवर थे, तब 22 सीटें बची थी उनके पास। लेकिन 2015 के चुनाव में दोनों साथ लड़े और फिर से आरजेडी खड़ा हो गया, 80 सीट के आसपास चला गया आरजेडी को। ये क्या है? ये असल राजनीति है कि मालूम है कि इसके पास कभी भी धोखा दे सकता है, बेसिकली धोखा देने वाली पार्टी है, तो उसने अपना एक दूसरा प्लेटफॉर्म बना लिया कि यहाँ से तुम धोखा दोगे, मैं वहां चला जाऊंगा। फिर राजनीति में एक आता है कि भैया हर कोई चाहता है मैं शीर्ष पे बैठूं। क्या लालू प्रसाद यादव जी को नहीं लगता कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए? लेकिन वो ये बात समझ रहे हैं कि उकताने से, हबड़ाने से, अब क्या नैरेटिव चला गया, लालू प्रसाद यादव जी चाहते हैं कि अपनी आंखों के सामने मुख्यमंत्री बने तेजस्वी। ये कौन सी बड़ी बात है? कोई भी चाहता है कि मेरा बेटा बड़ा पद पे चला जाए। अब क्या वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं चाहती है कि उनका बेटा दुष्यंत क्या करे? चाहती है, चाहना चाहिए, नहीं चाहती है तो गलत है। अपने बच्चों के लिए नहीं सोचेगा तो दूसरे के लिए क्या सोचोगे तुम? तो ये कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा कि ये नैरेटिव चलता रहेगा, लेकिन नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ हैं, उनकी पार्टी में कोई टूट नहीं होना है। जिसको टिकट नहीं, अभी देखिए अभी क्या होगा, अभी जो बैठकें हो रही है सीटों के लिए, तो सीटों की अदला बदली भी होगी, क्योंकि एनडीए के बीजेपी नहीं लड़ रही है चुनाव लड़ रही है आरजेडी और कांग्रेस और माले जो कम्युनिस्ट पार्टी है। तो उनके सीटों में भी ये होगा कि भैया आप यहां से लड़ लीजिए, यहां से लड़ लेंगे। मान लिया कि एक उदाहरण देता हूं कि समस्तीपुर एक सीट है, समस्तीपुर से भाई पहले जनता दल यू ने चुनाव लड़ा था, इस बार कह रहा आरजेडी की हमको ये सीट दे दो, बदले में तुम दरभंगा ले लो, ये होगा। तो अब जिसकी सीट जाएगी वो तो लगेगा कि साला मैं तो गया, तो नाराज हो दिखाई पड़ेगा, वो दूसरी जगह सीट चाहेगा कि हमको बीजेपी से सीट मिल जाए। तो ये नॉर्मल पोजीशन है। कोई अच्छा, जो बीजेपी से भी निकाले जाते हैं, कई लोग दूसरी जगह जाके खड़े हो जाते हैं, निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, और मोदी जी को बोलना पड़ता है अरे निर्दलीय मत खड़ा हो यार। हिमाचल प्रदेश का घटना याद है कि कह रहा क्यों खड़ा हो रहा है, बोला नहीं मैं तो खड़ा हो गया हूँ, क्या कहा ना, तो उसको मीडिया ने कहाँ तूल दिया, देना चाहिए था। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि वहां नेता के तौर पे 2 ही व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति नरेंद्र मोदी है, चौथा व्यक्ति वहां कोई नेता नहीं है। जो बोल रहा है वो गप हाँक रहा है। और एक और लास्ट बात बोल दूं, नीतीश कुमार चाह रहे हैं, चूंकि सामाजिक न्याय जो है मूल है। आप अगर याद कीजिए लोहियावाद, पूरा लोहिया जो समाजवाद है, उसमें सामाजिक न्याय ही सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है। कर्पूरी ठाकुर जी का आप देखिएगा, उनके ट्विटर पे जाइएगा, कर्पूरी ठाकुर का फोटो लगा हुआ है। क्यों कर्पूरी ठाकुर का फोटो लगा हुआ है? कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, जो राज्यसभा मेंबर हैं जेडीयू के। एक ये भी है कि उनको बनाया जाए पार्टी का अध्यक्ष। ललन जी से इस्तीफा लिया नहीं जा रहा। ललन जी ने कहा कि मुझे अपने मुंगेर जो लोकसभा सीट है उस पर रहना है, कंसंट्रेट करना है, ताकि हमारी जीत निश्चित हो जाए। चूंकि मुंगेर जो है वो घिरा हुआ है, और वो जो बहुल है वो भूमिहार बहुल सीट माना जाता है, और वहां पे जो है भूमिहार का जो पूरा जो गणित है वो बीजेपी के साथ है। तो जाहिर है इनके साथ वो स्थिति है जहां संकट में हो सकते हैं अगर नहीं ध्यान दिया तो कई सारी चीजें लोकल लेवल पे होती हैं, जिसकी वजह से चीजें बनती बिगड़ती हैं। और रामनाथ ठाकुर अगर अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो एक प्रयास किया जा रहा है कि सामाजिक न्याय के एजेंडे के तहत जो है ईबीसी जो है उसमें होगा। और ये सामाजिक न्याय जो जाति जनगणना हुई, खाली जातियों की गणना नहीं, कौन किस जाति का है, उसमें आर्थिक गणना हुई कि किसके पास कितने पैसे हैं, किसके पास नौकरी है, किसके पास नहीं है। और जो एक 33% आबादी जो चिन्हित की गई कि 33% परिवार है जो गरीब है, वो चाहे किसी जात के हो, वो चाहे वो जो है ब्राह्मण हो, चाहे वो मुसहर जाति के हो, सबको 2 लाख रुपया देंगे स्वरोजगार के लिए। एक योजना बनी, अब कब देंगे क्या देंगे ये मुझे नहीं मालूम। वैसे ही 94 लाख परिवार चिन्हित किए गए जिनके पास घर नहीं है, उनको घर देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो ये सामाजिक न्याय का एजेंडा है। राहुल गांधी उसी एजेंडे को लिया और कहा कि सामाजिक न्याय करेंगे। सामाजिक आदमी अभी जो भारत न्याय यात्रा है उसमें क्या है, सामाजिक न्याय इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। तो आने वाले समय में सामाजिक न्याय जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय बनने वाला, और सबसे ज्यादा चिंता जो है बीजेपी को इसी सामाजिक न्याय से है। क्योंकि जब सामाजिक न्याय है तो ईश्वर का न्याय उस चैलेंज हो जाता है। ईश्वर का न्याय क्या है, ये तो यही गढ़ते हैं कि ये ईश्वर का न्याय है कि आप गरीब हो, ये ईश्वर का न्याय है कि ये मुख्यमंत्री बन गया, ये ईश्वर का न्याय है कि ये जो है प्रधानमंत्री बन गया, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म थे, यही पढ़ाते हैं ना। लेकिन जो समाज है वो कहता है नहीं, इसको इसलिए फांसी की सजा दी जा रही है कि इसने अभी इसका मर्डर किया, पिछले जन्म में क्या किया था नहीं पता, इसने 3 आदमी को मार दिया इसलिए इसको फांसी की सजा दी जाती है। ये जो न्याय है, इस न्याय को कैसे चैलेंज, तो छोड़ देना चाहिए।
कि भाई पूर्व जन्म में इसका होगा, इसका हिसाब करेंगे भगवान। अक्सर ये एक और जुमला बोल दूं, क्या कहते हैं, हो ये वही जो राम रच रखा, लाभ हानि जीवन मरण यश यश विधि हाथ। तो सब विधि हाथ है तो सिक्योरिटी लेके क्यों घूम रहे हो भाई? सिक्योरिटी को हवाले कर दो, बोले खत्म करो खर्चा, ये ऐसे ही घूमेंगे, जब मरना होगा तो मरेगा आदमी। हमको तो डर लगता है। तो ये सारी चीजें इतने विरोधाभास है इनके भीतर। और सामाजिक न्याय जब सही मायने पे होगा, राजनैतिक न्याय, आर्थिक न्याय, तो उसी देश को बनाने की आइडिया ऑफ इंडिया बेसिकली क्या है? यही तो है आइडिया ऑफ इंडिया। इस देश का हर नागरिक, जब संविधान में लिख दिया गया कि हर नागरिक इस देश का मालिक है, सबको बराबर अधिकार दिए गए, वोटिंग राइट। मीनू जी के पास, बहुत पढ़ी लिखी मीनू जी है, तो उनके पास 3 वोट देने का अधिकार, मैं अनपढ़ हूं तो मेरे पास 1 भी वोट देने का अधिकार नहीं है, ऐसा थोड़े है। सबको बराबर अधिकार दिए। तो बराबरी, समता और समानता दिखना चाहिए, होना चाहिए। वो जो नहीं हो रहा है, तो उसकी लड़ाई है। राहुल गांधी इस बार उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और नीतीश कुमार उस लड़ाई में उनको धोखा देने वाले नहीं है, क्योंकि सामाजिक न्याय ही मूल है, जो समाजवाद का मूल है। जी जी।